एपिसोड 20। डॉक्टर सिवार्ड की डायरी जारी। अंतिम संस्कार अगले ही दिन के लिए तय किया गया ताकि लूसी और उसकी मां को एक साथ दफनाया जा सके। मैंने उन सभी भयावह औपचारिकताओं को पूरा किया और वो विनम्र अंडरटेकर ये साबित कर रहा था कि उसका पूरा स्टाफ भी उसकी ही तरह बनावटी शिष्टता से भरा हुआ था। यहां तक कि वो महिला भी जिसने मृत शरीर के लिए अंतिम क्रियाएं की। जब मृत्यु कक्ष से बाहर आई तो उसने मुझसे एक गोपनीय पेशेवर अंदाज में कहा, सर, ये बहुत सुंदर शव है। इसकी सेवा करना वास्तव में एक विशेष अवसर है। ये कहना ज्यादा नहीं होगा कि ये हमारे प्रतिष्ठान का नाम रोशन करेगी। मैंने देखा कि वैन हेल्सिंग कभी भी दूर नहीं जाते थे। घर की अस्त-व्यस्त स्थिति के कारण यह संभव भी था। वहां कोई रिश्तेदार मौजूद नहीं था और क्योंकि आर्थर को अगले ही दिन अपने पिता के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए लौटना था, इसलिए हम किसी ऐसे व्यक्ति को सूचित नहीं कर पाए जिसे बुलाया जाना चाहिए था। इन परिस्थितियों में वैन हेल्सिंग और मैंने स्वयं ही कागजात आदि की जांच करने का निर्णय लिया। उसने जिद की कि वो लूसी के कागज खुद देखेगा। मैंने उससे पूछा क्यों? क्योंकि मुझे डर था कि वो विदेशी होने के कारण शायद अंग्रेजी कानूनी नियमों से पूरी तरह परिचित न हो और अनजाने में कोई अनावश्यक परेशानी खड़ी कर दे। उसने जवाब दिया, मुझे पता है। तुम भूल जाते हो कि मैं डॉक्टर होने के साथ साथ वकील भी हूं। लेकिन ये पूरी तरह कानून के लिए नहीं है। तुम जानते थे जब तुमने कोरोनर से बचने की कोशिश की। मुझे उससे भी अधिक चीजों से बचना है। शायद ऐसे कुछ कागज हों जैसे ये। ऐसा कहते हुए उसने अपनी जेब से वो नोट निकाला जो लूसी के सीने में मिला था और जिसे उसने नींद में फाड़ दिया था। जब तुम्हें उस वकील का नाम मिल जाए जो स्वर्गीय श्रीमती वेस्टेनरा का काम देखता था, तो उसके सारे कागज सील कर देना और आज रात ही उसे पत्र लिख देना। मैं यहां इस कमरे में और मिस लूसी के पुराने कमरे में पूरी रात पहरा दूंगा और खुद ही खोजूंगा कि क्या मिल सकता है। ये ठीक नहीं कि उसके निजी विचार अजनबियों के हाथों में चले जाएं। मैंने अपने काम में लगकर आधे घंटे के भीतर श्रीमती वेस्टेनरा के वकील का नाम और पता ढूंढ लिया और उसे पत्र लिख दिया। बेचारी महिला के सारे कागज सुव्यवस्थित थे। दफनाने की जगह के बारे में भी स्पष्ट निर्देश दिए गए थे। मैंने अभी पत्र सील ही किया था कि मेरी हैरानी के लिए वैन हेल्सिंग कमरे में आ गया और बोला, क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं? मित्र जॉन, मैं अब खाली हूं और यदि अनुमति हो तो तुम्हारी सेवा में हूं। मैंने पूछा, क्या तुम्हें वो मिल गया जिसकी तलाश थी? उसने उत्तर दिया, मैं किसी विशेष चीज की तलाश में नहीं था। मुझे केवल आशा थी कि कुछ मिल जाए और मुझे सब कुछ मिल गया जो वहां था। बस कुछ पत्र, कुछ नोट्स और एक नई शुरू हुई डायरी। वे सब मेरे पास है और फिलहाल हम इनके बारे में कुछ नहीं कहेंगे। कल शाम मैं उस बेचारे लड़के से मिलूंगा और उसकी अनुमति से इनमें से कुछ का उपयोग करूंगा। जब हमारा काम समाप्त हो गया तो उसने कहा, और अब मित्र जॉन, मुझे लगता है कि हमें सो जाना चाहिए। हमें नींद और आराम की जरूरत है ताकि ताकत वापस आ सके। कल हमें बहुत काम करना होगा, लेकिन आज रात हमारी आवश्यकता नहीं है। अफसोस, सोने से पहले हम बेचारी लूसी को देखने गए। अंडरटेकर ने सचमुच अपना काम अच्छी तरह किया था, क्योंकि कमरे को एक छोटे से शोक कक्ष में बदल दिया गया था। वहां सुंदर सफेद फूलों का ढेर लगा था और मृत्यु को जितना संभव हो उतना कम भयावह बना दिया गया था। कफन का सिरा उसके चेहरे पर रखा हुआ था। जब प्रोफेसर ने झुककर उसे धीरे से हटाया तो हम दोनों उसकी सुंदरता देखकर चौंक उठे। लंबी मोमबत्तियों की रोशनी में सब स्पष्ट दिखाई दे रहा था। मृत्यु के बाद लूसी की सारी सुंदरता जैसे वापस आ गई थी और बीते हुए घंटों ने क्षय के कोई निशान छोड़ने के बजाय जीवन की सुंदरता को और निखार दिया था। सच कहूं तो मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं एक मृत शरीर को देख रहा हूं। अभी तक की कहानी पसंद आए तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर कर देना।
और मोटिवेशन के लिए कमेंट में अपना ओपिनियन जरूर बताना। अब चलते हैं कहानी में। प्रोफेसर का चेहरा गंभीर था। उन्होंने उसे मेरी तरह प्रेम नहीं किया था, इसलिए उनकी आंखों में आंसू नहीं थे। उन्होंने मुझसे कहा, यही रहो जब तक मैं लौट कर ना आऊं, और कमरे से बाहर चले गए। थोड़ी देर बाद वो हॉल में रखे डिब्बे से जंगली लहसुन की एक मुट्ठी लेकर लौटे, जिसे अभी तक खोला नहीं गया था, और उन फूलों को बिस्तर के आसपास बाकी फूलों के बीच रख दिया। फिर उन्होंने अपनी गर्दन के भीतर कॉलर के नीचे से एक छोटा सा सोने का क्रूस निकाला और उसे लूसी के मुंह के ऊपर रख दिया। उन्होंने फिर से चादर को उसके चेहरे पर ढक दिया और हम कमरे से बाहर आ गए। मैं अपने कमरे में कपड़े उतार ही रहा था कि दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई और वो अंदर आ गए और तुरंत बोलना शुरू कर दिया। कल मैं चाहता हूं कि तुम रात होने से पहले मेरे लिए पोस्टमार्टम में इस्तेमाल होने वाले चाकुओं का एक सेट ले आओ। क्या हमें शव परीक्षा करनी होगी? मैंने पूछा। हाँ भी और नहीं भी। मैं एक ऑपरेशन करना चाहता हूं, लेकिन वैसा नहीं जैसा तुम सोच रहे हो। मैं तुम्हें अभी बता देता हूं, पर किसी और से एक शब्द भी मत कहना। मैं उसका सिर काटना चाहता हूं और उसका हृदय निकालना चाहता हूं। आह, तुम एक सर्जन हो और इतने चौंक गए, तुम जिसे मैंने बिना हाथ या दिल कापे जीवन और मृत्यु के ऐसे ऑपरेशन करते देखा है कि बाकी लोग कांप उठते हैं। ओह, लेकिन मुझे ये नहीं भूलना चाहिए, मेरे प्रिय मित्र जॉन, कि तुम उससे प्रेम करते थे, और मैंने ये नहीं भुलाया है। इसलिए ऑपरेशन मैं ही करूंगा और तुम्हें इसमें मेरी मदद नहीं करनी होगी। मैं ये काम आज रात ही करना चाहता था, लेकिन आर्थर के कारण ऐसा नहीं कर सकता। वो कल अपने पिता के अंतिम संस्कार के बाद मुक्त होगा और वो उसे देखना चाहेगा, आखिरी बार देखना। फिर जब उसे अगले दिन के लिए ताबूत में रख दिया जाएगा, तब तुम और मैं तब आएंगे जब सब सो रहे होंगे। हम ताबूत का ढक्कन खोलेंगे, अपना काम करेंगे और फिर सब कुछ पहले जैसा कर देंगे, ताकि कोई न जाने सिवाय हमारे। लेकिन ऐसा करना ही क्यों? लड़की मर चुकी है, बिना किसी जरूरत के उसके बेचारे शरीर को क्यों विकृत करें? और अगर पोस्टमार्टम की कोई आवश्यकता नहीं है और इससे कोई लाभ भी नहीं होगा, न उसके लिए, न हमारे लिए, न विज्ञान के लिए, न मानव ज्ञान के लिए, तो फिर क्यों करें? इसके बिना तो ये भयानक है। उत्तर में उन्होंने मेरा कंधा पकड़कर अत्यंत कोमलता से कहा, मित्र जॉन, मैं तुम्हारे इस घायल हृदय पर दया करता हूं और मैं तुम्हें और अधिक प्रेम करता हूं क्योंकि ये इतना दुखी है। यदि मैं कर सकता तो तुम्हारे इस बोझ को अपने ऊपर ले लेता, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जिन्हें तुम अभी नहीं जानते, पर जानोगे, और जब जानोगे तो मुझे धन्यवाद दोगे, भले ही वे सुखद बातें न हों। जॉन, मेरे बच्चे, तुम कई वर्षों से मेरे मित्र हो, लेकिन क्या तुमने कभी मुझे बिना किसी अच्छे कारण के कुछ करते देखा है? मैं गलती कर सकता हूं, मैं भी एक इंसान हूं, लेकिन जो भी करता हूं उस पर विश्वास करता हूं। क्या इन्हीं कारणों से तुमने मुझे उस बड़े संकट के समय बुलाया नहीं था? हां, क्या तुम चकित नहीं हुए थे, बल्कि भयभीत भी, जब मैंने आर्थर को उसकी प्रिय को चूमने नहीं दिया था, जबकि वो मर रही थी, और अपनी पूरी ताकत से उसे दूर खींच लिया था? हां, और फिर भी तुमने देखा कि उसने मुझे धन्यवाद दिया, अपनी उन सुंदर मरती हुई आंखों से, अपनी बहुत कमजोर आवाज से, और उसने मेरे खुरदरे बूढ़े हाथ को चूमा और मुझे आशीर्वाद दिया। हां, और क्या तुमने मुझे उससे ये वादा करते नहीं सुना था, जिसके बाद उसने कृतज्ञ होकर अपनी आंखें बंद कर ली थी? हां, तो अब मेरे पास वो सब करने का अच्छा कारण है जो मैं करना चाहता हूं। तुमने कई वर्षों तक मुझ पर भरोसा किया है। पिछले कुछ हफ्तों में भी तुमने मुझ पर विश्वास किया, जब ऐसी अजीब बातें थी जिन पर तुम संदेह कर सकते थे। अब भी मुझ पर थोड़ा और विश्वास करो। मित्र जॉन, यदि तुम मुझ पर विश्वास नहीं करोगे, तो मुझे वो बताना पड़ेगा जो मैं सोचता हूं, और शायद वो ठीक न होगा। और यदि मैं काम करूं, और मैं काम करूंगा ही, चाहे विश्वास हो या न हो,
तो अपने मित्र के विश्वास के बिना मैं भारी दिल से काम करूंगा और बहुत अकेला महसूस करूंगा जब मुझे हर संभव सहायता और साहस की आवश्यकता होगी। वो एक क्षण रुके और फिर गंभीर स्वर में बोले, मित्र जॉन, हमारे सामने अजीब और भयानक दिन आने वाले हैं। हमें दो नहीं, बल्कि एक बनकर काम करना चाहिए ताकि हम अच्छे परिणाम तक पहुंच सकें। क्या तुम मुझ पर विश्वास नहीं करोगे? मैंने उनका हाथ पकड़कर उनसे वादा किया। जब वो जाने लगे तो मैंने दरवाजा खोल कर रखा और उन्हें उनके कमरे तक जाते और दरवाजा बंद करते देखा। मैं वही खड़ा था कि मैंने एक नौकरानी को चुपचाप गलियारे से गुजरते देखा। उसकी पीठ मेरी ओर थी, इसलिए उसने मुझे नहीं देखा और वो उस कमरे में चली गई जहां लूसी का शव रखा था। ये दृश्य मुझे छू गया। भक्ति इतनी दुर्लभ होती है और हम उन लोगों के प्रति कितने कृतज्ञ होते हैं जो बिना कहे हमारे प्रियजनों के लिए ऐसा करते हैं। यहां एक गरीब लड़की थी जो मृत्यु के स्वाभाविक भय को किनारे रखकर अपनी प्रिय मालकिन के शव के पास अकेले पहरा देने जा रही थी ताकि वो बेचारा शरीर अनंत विश्राम तक पहुंचने तक अकेला न रहे। मैं शायद लंबे समय तक गहरी नींद सोया, क्योंकि जब वैन हेल्सिंग मेरे कमरे में आकर मुझे जगाने आए तो पूरा उजाला हो चुका था। वो मेरे बिस्तर के पास आए और बोले, तुम्हें चाकुओं की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, हम वो काम नहीं करेंगे। क्यों नहीं? मैंने पूछा, क्योंकि पिछली रात उनकी गंभीरता ने मुझ पर गहरा प्रभाव डाला था। क्योंकि उन्होंने कठोर स्वर में कहा, अब बहुत देर हो चुकी है, या शायद बहुत जल्दी है। देखो, ये कहते हुए उन्होंने छोटा सा सोने का क्रूस उठाकर दिखाया। ये रात में चोरी हो गया था। चोरी कैसे? मैंने आश्चर्य से पूछा, जबकि ये अब आपके पास है। क्योंकि मैंने इसे उस निकृष्ट स्त्री से वापस ले लिया जिसने इसे चुराया था, उस औरत से जिसने मृत और जीवित दोनों को लूटा। उसकी सजा अवश्य मिलेगी, लेकिन मेरे हाथों से नहीं। उसे पूरी तरह पता नहीं था कि वो क्या कर रही है और इस तरह अनजाने में उसने सिर्फ चोरी की। अब हमें प्रतीक्षा करनी होगी। ये कहकर वो चले गए, मुझे एक नए रहस्य और नई पहेली के साथ छोड़कर। सुबह का समय बड़ा उदास बीता, लेकिन दोपहर में वकील आ गए, श्री मार्कवांड, फर्म होलमैन सन्स, मार्कवांड एंड लिडरडेल से। वो बहुत मिलनसार और हमारे द्वारा किए गए काम के प्रति बहुत आभारी थे और उन्होंने सभी औपचारिकताओं की जिम्मेदारी अपने हाथ में ले ली। दोपहर के भोजन के दौरान उन्होंने हमें बताया कि श्रीमती वेस्टिनरा कुछ समय से अपने हृदय की बीमारी के कारण अचानक मृत्यु की आशंका कर रही थी और उन्होंने अपने सभी काम पूरी तरह व्यवस्थित कर दिए थे। उन्होंने हमें बताया कि लूसी के पिता की एक विशेष वंशानुगत संपत्ति को छोड़कर, जो अब सीधा उत्तराधिकारी न होने के कारण परिवार की दूर की शाखा को चली गई, बाकी सारी चल और अचल संपत्ति पूरी तरह आर्थर होल्मवुड के नाम कर दी गई थी। इतना बताने के बाद वो आगे कहने लगे, सच कहूं तो हमने ऐसी वसीयत को रोकने की पूरी कोशिश की थी और उन्हें कुछ संभावित परिस्थितियों की ओर भी ध्यान दिलाया था जिनमें उनकी बेटी या तो बिल्कुल निर्धन रह सकती थी या फिर विवाह संबंधी निर्णय लेने में उतनी स्वतंत्र नहीं रह पाती जितनी उसे होना चाहिए। वास्तव में हमने इस मामले को इतना आगे बढ़ा दिया कि लगभग टकराव की स्थिति आ गई, क्योंकि उन्होंने हमसे पूछा कि क्या हम उनकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए तैयार हैं या नहीं। स्वाभाविक रूप से तब हमारे पास उनकी बात मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। सिद्धांत के आधार पर हम सही थे और 100 में से 99 बार घटनाओं की तर्कसंगता हमारे निर्णय की सटीकता सिद्ध कर देती। लेकिन साफ साफ कहूं तो मुझे ये स्वीकार करना होगा कि इस मामले में संपत्ति का कोई भी दूसरा प्रबंध उनकी इच्छा को पूरा करना असंभव बना देता, क्योंकि यदि उनकी मृत्यु उनकी बेटी से पहले हो जाती तो संपत्ति बेटी के पास आ जाती, और यदि वो अपनी मां के बाद केवल 5 मिनट भी जीवित रहती तो उसकी संपत्ति, यदि कोई वसीयत न होती, और ऐसी स्थिति में वसीयत बनाना लगभग असंभव था, उसकी मृत्यु के बाद बिना वसीयत के नियमों के अनुसार बांटी जाती।
उस स्थिति में लॉर्ड गोडाल्मिंग, भले ही कितने प्रिय मित्र क्यों न हो, दुनिया में उनका कोई अधिकार नहीं होता, और जो उत्तराधिकारी होते वे दूर के रिश्तेदार होते। इसलिए वे किसी अनजान व्यक्ति के प्रति भावनात्मक कारणों से अपने अधिकार छोड़ने की संभावना नहीं रखते। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मेरे प्रिय सज्जनों, इस परिणाम से मैं बहुत प्रसन्न हूं, पूरी तरह प्रसन्न। वो अच्छा व्यक्ति था, लेकिन इतनी बड़ी त्रासदी के बीच उस छोटे से हिस्से पर जिसमें उसकी आधिकारिक रुचि थी, उसकी प्रसन्नता ये दिखाने के लिए पर्याप्त थी कि सहानुभूतिपूर्ण समझ की भी अपनी सीमाएं होती हैं। वो अधिक देर नहीं रुका, लेकिन ये कहकर गया कि दिन में बाद में फिर आएगा और लॉर्ड कोडाल्मिंग से मिलेगा। फिर भी उसका आना हमारे लिए कुछ सांत्वना लेकर आया, क्योंकि इससे हमें यह विश्वास हो गया कि हमारे किसी भी कार्य पर शत्रुतापूर्ण आलोचना का भय नहीं रहेगा। आर्थर के 5 बजे आने की उम्मीद थी, इसलिए उससे कुछ पहले हम मृत्यु कक्ष में गए। सचमुच अब वो मृत्यु कक्ष बन चुका था, क्योंकि अब उसमें मां और बेटी दोनों के शव रखे थे। अंडरटेकर ने अपनी कला के अनुसार अपने काम को जितना संभव हो सके उतना सजाकर प्रस्तुत किया था, और पूरे कमरे में ऐसा शोकपूर्ण वातावरण था कि हमारा मन तुरंत ही भारी हो गया। वैन हेल्सिंग ने पहले जैसी व्यवस्था बनाए रखने का आदेश दिया और समझाया कि क्योंकि लॉर्ड गोडाल्मिंग बहुत जल्द आने वाले हैं, इसलिए उनके लिए ये कम पीड़ादायक होगा यदि वे अपनी मंगेतर के अवशेषों को अकेले देखें। अंडरटेकर अपनी ही मूर्खता से शर्मिंदा लग रहा था, और उसने तुरंत चीजों को वैसी स्थिति में लाने की कोशिश की जैसी हमने पिछली रात छोड़ी थी, ताकि जब आर्थर आए तो उसकी भावनाओं को जितना संभव हो सके उतने आघात से बचाया जा सके। बेचारा, वो अत्यंत दुखी और टूटा हुआ लग रहा था। उसका मजबूत पुरुषत्व भी उसकी बार बार परीक्षा ले चुकी भावनाओं के बोझ तले कुछ सिकुड़ा हुआ सा प्रतीत हो रहा था। मुझे पता था कि वो अपने पिता से सच्चे और गहरे प्रेम से जुड़ा हुआ था, और ऐसे समय पर उन्हें खो देना उसके लिए बहुत बड़ा आघात था। मेरे साथ वो पहले की तरह स्नेहपूर्ण था और वैन हेल्सिंग के प्रति अत्यंत विनम्र। फिर भी मैं देखे बिना नहीं रह सका कि उसके भीतर कुछ झिझक सी थी। प्रोफेसर ने भी ये देखा और मुझे संकेत किया कि मैं उसे ऊपर ले जाऊं। मैंने ऐसा ही किया और कमरे के दरवाजे पर उसे छोड़ने लगा, क्योंकि मुझे लगा कि वो उसके साथ अकेले रहना चाहेगा। लेकिन उसने मेरा हाथ पकड़कर मुझे अंदर ले लिया और भारी आवाज में बोला, तुम भी उससे प्रेम करते थे, पुराने दोस्त। उसने मुझे सब कुछ बताया था, और उसके दिल में तुमसे बढ़कर कोई मित्र नहीं था। तुमने उसके लिए जो कुछ किया है, उसके लिए मैं तुम्हारा धन्यवाद कैसे करूं, ये समझ नहीं पा रहा। यहां वो अचानक टूट गया और उसने अपने हाथ मेरे कंधों के चारों ओर डाल दिए और अपना सिर मेरी छाती पर रखकर रोते हुए बोला, ओह जैक, जैक, मैं क्या करूं? ऐसा लगता है जैसे जीवन एक ही पल में मुझसे छिन गया हो, और अब इस विशाल दुनिया में मेरे पास जीने के लिए कुछ भी नहीं बचा। मैंने उसे जितना संभव था उतना सांत्वना दी। ऐसे अवसरों पर पुरुषों को बहुत अधिक शब्दों की आवश्यकता नहीं होती। हाथ की एक मजबूत पकड़, कंधे पर बहा का कसाव और साथ साथ बहता हुआ एक आंसू, यही सहानुभूति के ऐसे भाव हैं जो किसी पुरुष के दिल को छू जाते हैं। मैं चुपचाप स्थिर खड़ा रहा जब तक उसकी सिसकियां शांत नहीं हो गई, और फिर धीरे से उससे कहा, आओ उसे देख लो। हम दोनों बिस्तर के पास गए और मैंने उसके चेहरे से कपड़ा हटा दिया। भगवान, वो कितनी सुंदर थी! हर बीतता घंटा जैसे उसकी सुंदरता को और बढ़ा रहा था। ये मुझे कुछ डरावना और आश्चर्यजनक लगा। और आर्थर की हालत तो और भी विचित्र थी। वह कांपने लगा और अंत में ऐसे कांप रहा था मानो उसे बुखार का दौरा पड़ गया हो। लंबे मौन के बाद उसने धीमी फुसफुसाहट में मुझसे कहा, जैक, क्या वो सचमुच मर चुकी है? मैंने दुख के साथ उसे आश्वस्त किया कि ऐसा ही है, और फिर समझाया कि अक्सर मृत्यु के बाद चेहरे नरम हो जाते हैं।
और कभी-कभी अपनी युवावस्था की सुंदरता में लौट आते हैं, विशेषकर तब जब मृत्यु से पहले तीव्र या लंबा कष्ट सहना पड़ा हो। मेरी बात से उसका संदेह दूर होता हुआ लगा। कुछ देर वो सोफे के पास घुटनों के बल बैठकर उसे प्रेम से देखता रहा और फिर धीरे से हट गया। मैंने उसे बताया कि अब विदा लेने का समय है, क्योंकि ताबूत तैयार किया जाना था। तब वो वापस गया, उसका निर्जीव हाथ अपने हाथों में लिया, उसे चूमा और झुककर उसके माथे को भी चूम लिया। फिर वो लौट आया, जाते हुए बार बार मुड़कर उसे प्रेम से देखता रहा। मैंने उसे बैठक में छोड़ दिया और वैन हेल्सिंग को बताया कि उसने विदा ले ली है। तब वो रसोई में गए ताकि अंडरटेकर के लोगों को तैयारी आगे बढ़ाने और ताबूत बंद करने के लिए कह सकें। जब वो वापस आए तो मैंने उन्हें आर्थर के उस प्रश्न के बारे में बताया जिस पर उन्होंने उत्तर दिया। मुझे आश्चर्य नहीं हुआ। अभी कुछ देर पहले तो मुझे स्वयं भी एक क्षण के लिए संदेह हुआ था। हम सबने साथ में भोजन किया और मैं देख सकता था कि बेचारा आर्थर परिस्थिति को जितना संभव हो उतना संभालने की कोशिश कर रहा था। वैन हेल्सिंग पूरे भोजन के दौरान चुप रहे, लेकिन जब हमने अपने सिगार जलाए तो उन्होंने कहा, लॉर्ड, लेकिन आर्थर ने उन्हें बीच में ही रोक दिया। नहीं, नहीं, भगवान के लिए अभी नहीं, कम से कम अभी तो नहीं। मुझे क्षमा करें सर, मेरा उद्देश्य असभ्य होना नहीं था। बात केवल इतनी है कि मेरा ये दुख अभी बहुत नया है। ये थी आज की कहानी। आगे की कहानी देखने के लिए जुड़े रहिए फ्यूचरलेंस के साथ।